हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फंक्शन। फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसे कैलकुलस का बैकबोन बोलते हैं। बैकबोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फंक्शन के बारे में जब बात करते हैं तो जितनी भी चीज़ें कैलकुलस में यूज़ होंगी, जितनी भी चीज़ें हम कैलकुलस में यूज़ करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के लिए फंडामेंटल्स जो आएगा वो इसी चैप्टर से आएगा। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करके एंड तक, यानी कि कौन सा फंक्शन क्या है, किस तरीके से बिहेव करता है, किसका क्या यूज़ हो सकता है, वो सारी चीज़ हमें यहाँ समझनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ समझेंगे इन चीज़ों को तो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर बहुत हेल्पफुल होगा। डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है जेई के लिए भी और एज वेल एज फिजिक्स के लिए भी। फिजिक्स के अंदर भी और केमिस्ट्री के अंदर भी आप कैलकुलस को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एडवांस तरीके से यूज़ करते हो। फिजिक्स में तो आपके आए दिन इस चीज़ों का काम आता था। जैसे हम फिजिक्स के स्टार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने जो चीज़ पढ़ी होगी फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के अंदर, वो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स था, जिसके अंदर बेसिक डिफरेंशिएशंस थे, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। तो बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जितनी भी चीज़ें तुम पढ़ के आए हो, वो सारी चीज़ें स्टार्ट, उनकी कहानी जो है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। जो भी चीज़ें हम वहाँ पढ़ते हैं वो सब फंक्शन है, ठीक है ना। जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो सब फंक्शन है। तो जो जो चीज़ें फंक्शन है तो यानी कि उसका रिलेशन कहाँ से आता है? यहाँ से। तो ईच एंड एवरी पॉइंट को समझकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा भी लैग करेंगे इस चैप्टर में, थोड़ा भी कंफ्यूज होंगे, थोड़ी सी भी सोचेंगे हमारा तो हालत ख़राब हो रही है, तो फिर समझ लेना फिर कैलकुलस आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। ईयर एंड तक, यानी कि जब बच्चा 12th पास करता है तब तक भी वो ये कहता है कि मुझे कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं या समझ में नहीं आ रहे हैं। उसका बेसिक रीज़न सिर्फ ये है कि उसने फंक्शन के ऊपर टाइम नहीं स्पेंड किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। देखो फंक्शन जो चैप्टर है इसकी कहानी स्टार्ट होती है एक बेसिक चैप्टर जो 11th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेट थ्योरी से, ठीक है। सेट थ्योरी में क्या कहा गया था? एक छोटी चीज़ को हम समझे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा, यही था सेट के अंदर। तो यानी कि जो सेट था उस सेट को हमने नेम किया था सेट ए और सेट बी। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़े, उससे आगे जब हम बढ़ के आए सेट से, तो सेट से हमने क्या बनाया? रिलेशन बनाया। रिलेशन हमने कहा कि भाई दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, सपोज मान लो मैंने सेट ए लिया और सेट बी लिया, इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिफाइन होगा, ठीक है। ये दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऐसे ही तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया हमने। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हुए, उन एलिमेंट का सबसेट ही क्या होता है? रिलेशन होता है। थोड़ी और इजी करके हम बात को समझे तो ये है कि भाई दो सेट हमारे पास में है, सेट ए है और सेट बी है। इस सेट ए से लेकर बी के अंदर एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है। और रिलेशन के बारे में पढ़ के आए कि भाई जो नॉर्मल हम जिन चीज़ों के बारे में कहते हैं कि भाई एक स्पेशल टर्म और इक्वेशन अगर एस्टेब्लिश कर दी जाए कि नहीं दो सेट के बीच में, तो वो जो है वो रिलेशन बन जाता है, ठीक है। सेट थ्योरी, सेट के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आता है रिलेशन। अब रिलेशन के बाद स्पेसिफिक जो टर्म आती है, यानी कि रिलेशन से भी जब हम अंदर घुसते हैं तो वो आता है फंक्शन, उसे हम बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन, ठीक है। समझ बात? अ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन, ठीक है। यानी कि जो भी फंक्शन है वो फंक्शन एक सेट रिलेशन का सबसेट है, ठीक है। अब देखो, अब इसकी डेफिनेशन को समझो। फंक्शन की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है देखो, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो पहली चीज क्या बोली गई डेफिनेशन के अंदर? ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। एंड एफ, इस एफ को मार्क किया है, ठीक है। एफ बी अ रिलेशन, देखो यहां मेंशन किया गया है एफ बी अ रिलेशन, यानी कि एफ जो है वो एक रिलेशन है। ये बात कंप्लीट कर दी, यानी कि रिलेशन तो वो है ही से। विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब देखो ये जो लाइन लिखी हुई है, एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये जो लाइन लिखी गई इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक दूसरा सेट बी है, ठीक है। तो सेट ए के पास कुछ एलिमेंट है और सेट बी के पास कुछ एलिमेंट है, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट सपोज मैंने लिखा ए बी सी डी, और सेट बी के एलिमेंट मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ऐसे चार एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। तो सेट ए का देखो क्या लिखा हुआ है, एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट, ईच एंड एवरी, यहां पर हम इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। ईच एलिमेंट लिखा है तो मैं इसको और थोड़ा पावर देने के लिए बोलता हूं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विद बी, ठीक है। इस एसोसिएशन को हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं इमेज इन सेट बी, ठीक है ना। सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो सेट बी में इमेज बनाता है। देखो ए से बी में जाएंगे तो इमेज बनेगी,
और बी से ए में देखेंगे तो क्या बनेगा, प्री इमेज बनेगी। ठीक है, समझ में ये बात। ए से बी में देखेंगे तो क्या है, इमेज है, और बी से जब ए में देखेंगे तब क्या है, प्री इमेज। लेकिन कंडीशन ये है कि मैं ए से बी की तरफ, यानी कि मेरा इशारा ये होना चाहिए कि जो रिलेशन बन रहा है वो ए से बी में बन रहा है। समझा रही बात, यानी कि रिलेशन ए से बी में बना है तो ए से बी की तरफ देखने पर इमेज दिखाई देगी और बी से ए की तरफ देखने पर प्री इमेज दिखाई देगी। यानी कि अगर हम सीधे खड़े होते हैं तो पीछे जो चीज़ें दिखाई दी उसको हम उल्टा बोलते हैं, और आगे जो देखने वाली चीज़ होती है वो सामने से देखने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऐसा ही चीज़ यहाँ पर भी है। तो ए से बी में जब देख रहे हैं हम तो इमेज होगी, और बी से ए में देखेंगे तो हम प्री इमेज बोलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एसोसिएशन हो गया, यानी कि इमेज बन गई। तो अब ईच एंड एवरी एलिमेंट का एसोसिएशन हो रहा है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सेट फंक्शन बोलते हैं ए से बी के लिए। तो फंक्शन को डिनोट करते हैं फंक्शन सच दैट ए टू बी। तो फंक्शन सच दैट ए टू बी का मीनिंग क्या हो गया, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। समझ में आई बात, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। ये चीज को हमें माइंड में एकदम सेट कर लेना है कि अगर कोई फंक्शन के बारे में बात कही जा रही है तो क्या बात कही जा रही है फंक्शन के लिए, कि किसी भी सेट ए से, किसी सेट ए से बी के अंदर फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, अब यूनिक इमेज सेट बी का मतलब को अगर हम समझें तो हमसे देखो ये कहा गया कि सेट ए के सारे एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए, और इमेज कैसे होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यूनिक इमेज मैंने कहा कि भाई ए के पास एक्स है, बी के पास जेड है, सी के पास वाई है, और डी के पास डब्ल्यू है। तो देखो जो डेफिनेशन मैंने पढ़ी वो डेफिनेशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सारे एलिमेंट के पास इमेज है। ठीक है, और इमेज कैसी, यूनिक इमेज है। ए के पास एक इमेज है, बी के पास भी एक इमेज है, सी के पास भी एक इमेज है, और डी के पास भी एक ही इमेज है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने इसी चीज को अगर मैं एक दूसरे एग्जांपल समझूं, सेट ए और बी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने x को दी 1 वैल्यू, x को दी 2 वैल्यू, y को दी 3 वैल्यू, z को दी 4 वैल्यू, और w को दी मैंने 3 वैल्यू। इस चीज को अगर हम समझे, देखो फर्स्ट कंडीशन ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट के पास इमेज है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो हमने बात कही कि सबके पास इमेज होनी चाहिए वो है। ठीक है, अब दूसरी जो बात बोली गई वो यूनिक। देखो इन दो वर्ड्स को मार्क कर लेना बस, यूनिक और ईच एलिमेंट यानी कि सबके पास हो और यूनिक हो। ठीक है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो सबके पास इमेज है कि नहीं, सबके पास इमेज है। यूनिक इमेज, तो देखो अगर मैं W की बात करता हूं तो W के पास कौन है, 3 है, यानी कि एक इमेज है। Z के पास बात करता हूं तो कितनी इमेज है, एक सिंगल इमेज है, यानी कि 4 है। Y के पास बात करता हूं तो एक ही इमेज है, कौन सी इमेज है, 3। लेकिन अगर मैं X के पास आता हूं तो इसने गड़बड़ यहां कर रखी है, X के पास कितनी इमेजेस हैं, 2 इमेजेस X के पास हो गई हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसको फंक्शन नहीं बोल सकता, दिस इज नॉट फंक्शन। हम फंक्शन को थोड़ा शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे, एफ के ऊपर पावर लगा देंगे, एनी अंडरस्टूड होगा कि ये फंक्शन लिखा है। ठीक है, देखो x के पास 2 इमेज हो गई, यानी कि हमने जो कंडीशन लिखी थी कंडीशन ब्रेक हो गई, यूनिक वाली कंडीशन ब्रेक हो गई, ईच वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, अब इसमें लेकिन एक चीज और हमें दिखाई दे रही है कि y और z के पास सेम इमेज है, तो क्या ये फंक्शन के लिए चल जाएगा, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। हमारी सिर्फ बाउंडेशन कहां पर है, सबके पास इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ये सबके पास इमेज होने की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और यूनिक होने की इमेज को भी फुलफिल कर रहा है, यानी कि y के पास 3 भी है और y के पास 3 है और ओमेगा के पास w के पास भी 3 है, कंडीशन चलेगी, यानी कि सबके पास एक इमेज होनी चाहिए, एक इमेज है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, a b ये सब पढ़ के आए हो तुम मैपिंग, ठीक है ना, a b। देखो अब अगर मैं a से b के अंदर इस तरीके से बात करूं कि x y z w 1 2 3 4, ठीक है, x को मैंने 1 दे दिया, y को 1 दे दिया, z को 1 दे दिया और w को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, तो अभी ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो पहली चीज जो हमें चेक करनी है वो क्या चेक करना है, ईच। तो देखो x y z w सबके पास इमेज है क्या, w के पास इमेज नहीं है, दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। सिंपल सी चीज है भाई, हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो इसमें से एक पहली फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ये फंक्शन नहीं हो सकता ए से बी के लिए। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं, सेट ए सेट बी। देखो सेट ए के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए बी सी डी, देखो सेट ए के पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू
बी के पास ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन फंक्शन होने के लिए पहले क्या चेक करना है, ईच एलिमेंट देखो x y z w सारे एलिमेंट के पास इमेज है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन कहती है यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखो x y z w चारों के पास कैसी यूनिक इमेज है कि नहीं है, चारों के पास यूनिक इमेज है। दैट मीन्स ये फर्स्ट वाला फंक्शन है, दिस इज फंक्शन, सेकंड वाला नॉट फंक्शन, थर्ड वाला भी नॉट अ फंक्शन, और फोर्थ वाला हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। समझ में आ गई बात, फर्स्ट और लास्ट फंक्शन है, मिडिल टू वाले फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन को ब्रेक कर रहा है जिसके पास दो इमेज आ रही है, और ये फर्स्ट कंडीशन को ब्रेक कर रहा है जिसके पास एक एलिमेंट के पास इमेज नहीं है। अब अगर फंक्शन नहीं है तो क्या है फिर, ये सीधी सी बात है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे ना, हमने पहले सेट पे गए, हम सेट के बाद कहाँ गए, हम क्रॉस प्रोडक्ट पे गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम कहाँ गए, रिलेशन के पास गए, रिलेशन के बाद हम फंक्शन पर आए। तो यानी कि जब फंक्शन नहीं है तो कहाँ रुक जाएगा, वो रिलेशन पर रुक जाएगा। यानी कि वो रिलेशन तो है, ठीक है, यानी कि भाई रिलेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, रिलेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन में हमने कोई बाउंडेशन पढ़ी नहीं थी कि भाई रिलेशन होने के लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। रिलेशन तो क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट ऑफ पेयर था जो हमारी गिवन कंडीशन के लिए फुलफिल होगा, यानी कि सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो यानी कि ये दो जो चीजें हैं जो फंक्शन नहीं है वो रिलेशन है, समझ आएगी बात। तो फर्स्ट और लास्ट वाला फंक्शन है, मिडिल टू वाले रिलेशन है। बात क्लियर हुई, फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इस फंक्शन की डेफिनेशन को अगर हम समझेंगे तो आगे आने वाली चीज़ों के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। देखो अब फंक्शन के अंदर अगर हम फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में बात की, फंक्शन की डेफिनेशन को हमने समझा। अब फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हमने एक बात लिखी कि फंक्शन जो है वो ए से बी में डिफाइन हो रहा है। इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ सच दैट ए टू बी। इसका मीनिंग क्या हो गया, एक सेट ए से लेकर सेट बी में फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन के नीचे जो एक लास्ट लाइन लिखी हुई थी उस लाइन के अकॉर्डिंग आप समझें, यहाँ मैंने लिखा ए बी सी डी चार एलिमेंट लिखे, यहाँ लिखा मैंने एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो ये फंक्शन अगर बनता है, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, मैंने इसको ए को एक्स दे दिया, बी को जेड दे दिया, सी को वाई और डी को डब्ल्यू दे दिया, ठीक है। और यहाँ एक और एलिमेंट मैं ले सकता हूँ चाहूँ तो के, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन तो है, देखो सब सारे एलिमेंट के पास इमेज है, सबके पास एक यूनिक इमेज है, ठीक है। तो ये फंक्शन तो हो गया। अब फंक्शन होने के बाद जो सेट ए है, यानी कि जिसके बारे में बोल रहे हैं कि सबके पास इमेज होनी चाहिए, इन सारे एलिमेंट का जो सेट होगा, इस सेट को हम नेम करेंगे किससे, डोमेन से। ये फंक्शन का डोमेन हुआ, क्या हुआ, डोमेन, ठीक है। और जिसमें इमेज बनेगी, जिस सेट में जाके इमेजेस बन रही हैं, उस सेट को हम बोलेंगे कोडोमेन। ये चीज ध्यान रखना, डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। डोमेन यानी कि जिससे हम इमेजेस बना रहे हैं, कोडोमेन यानी कि जिसकी इमेजेस बना रहे हैं, कोडोमेन यानी जिससे हम इमेजेस बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से हम समझ सकते हैं ये रॉ मटेरियल हो गया, और इस रॉ मटेरियल से जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट इसमें से आएगा, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल एक चीज को हम समझे, जैसे अगर सपोज हमें एक चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें डालने के बाद उसके अंदर जो मटेरियल रहता है वो सारा का सारा तो हम यूटिलाइज कर नहीं लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ चीज़ें हम बनाते हैं इसके अंदर, सारी की सारी चीज़ें, सब्जी हमने बनाई, सब्जी बनाने में क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें हम यूटिलाइज कर लेते हैं। ऐसा ही काम कुछ यहाँ पर है कि हम रॉ मटेरियल तो डालेंगे हम, ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल से बनने वाला जो आउटपुट आएगा हमारे पास, वो सारा आउटपुट हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, वो ऐसा मैंडेटरी नहीं है। यूजफुल होता है तो बहुत अच्छी बात है, यूजफुल नहीं होगा तो उस वाले पार्ट को हम निकाल देंगे जिससे जो यूजफुल हमारे लिए नहीं है, या फिर जो रॉ मटेरियल हमने डाला है उस रॉ मटेरियल से जो आउटपुट निकल के आ रहा है, जो जिसमें से आउटपुट निकल के आ रहा है वो सारा का सारा हमारे काम का है या नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जो इमेजेस बनेगी हमारे पास वो सारी, यानी कि इस पूरे कंप्लीट सेट को कंटेन कर भी सकती है और नहीं, बेसिकली बाउंडेशन नहीं है कि इस पूरे के पूरे सेट को कंटेन करेगी, ठीक है ना। तो जब अब इस सेट को कंटेन नहीं कर रही है, तो अगर मान लीजिए कंडीशन ये बन रही भाई, सपोज यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू ही होता ओनली, तो कोडोमेन और आउटपुट दोनों चीज़ सेम हो गई। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर मैं जो के एलिमेंट लिखा है वो के एलिमेंट रहेगा, तो अब इस कंडीशन के अंदर ये जो के है वो मेरे किसी काम का नहीं है, यहाँ पे वो सिर्फ ओनली लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं इस चीज़ को समझने, इसको करने के लिए जो फर्स्ट सेट था इसको हमने डोमेन नेम किया है, ये कोडोमेन हो गया, और जो इमेजेस बनी हैं वो हम नेम करेंगे रेंज से, रेंज। तो तीन चीजें हम यहाँ काम में लेने वाले फंक्शन के लिए, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो रेंज जो हो गया वो रेंज क्या हो गया, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन,
ये हुआ ना कि भाई इस कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। यानी कि ऐसा समझे, एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बात करें हम कि इनपुट और आउटपुट, मैंने दिया और उससे लिया, तो डोमेन क्या हो गया हमारे लिए, एक इनपुट की तरह काम करेगा, और रेंज क्या हो हमारे लिए, आउटपुट। तो कोडोमेन क्या हुआ, कोडोमेन वो हुआ जो उस आउटपुट को कंटेन कर रहा है, यानी कि जिसमें से हम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, समझ एक बात। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीन टर्म हमें ध्यान में रखनी है, ये किस कि कौन सी चीज क्या है। कहीं डोमेन बोला जा रहा है तो डोमेन का मीनिंग क्या है, कोडोमेन है तो कोडोमेन का मीनिंग क्या है, और रेंज है तो रेंज का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब बात आती है इसके फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन की। फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम समझें इसको कि सेट थ्योरी के अंदर हम रिप्रेजेंटेशन समझ क्या है, रिलेशन के अंदर भी हम रिप्रेजेंटेशन समझ क्या है। रिप्रेजेंटेशन जो फंक्शन का होता है, जो रिलेशन का होता है, वो कैसा होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म के अंदर होता है एक्स कोमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, ये जो एक्स होता है ये एक्स डिनोट करता है इनपुट को, और इनपुट हम किस चीज को बोल रहे हैं, डोमेन को, और वाई जो डिनोट करता है किसको डिनोट करता है, रेंज को, यानी कि आउटपुट को। ठीक है, तो ये होगा कार्टेशियन, इसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म यानी कि एक्स वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट हम जिस चीज को कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है, रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है, मैंने एक्स कोमा वाई लिख दिया ऐसा करके, और फंक्शन को डिफाइन कर दिया, एक्स कोमा वाई करके लिखा, और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बता दिया कि भाई एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू जो होता है 2x + 3, इस तरीके से। ठीक है, तो दो तरीके के हम इसको समझ के आए हैं, और ये चीज़ हम रिलेशन में पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं, इसको अलग से मेंशन लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, देखो इसके आगे जब हम बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई और फंक्शन के कोडोमेन, डोमेन के बारे में बात हो गई, तो अब हम क्या केवल और केवल फंक्शन को, यानी कि फंक्शन के अंडरस्टैंडिंग को इस एक तरीके से समझ सकते हैं क्या, इस एक तरीके से भी पता कर सकता हूँ भाई ये फंक्शन डोमेन है या नहीं है, सॉरी ये जो रिलेशन गिवन है वो फंक्शन है या नहीं है। तो इसका एक दूसरा तरीका भी हम यूज में ले सकते हैं, उस दूसरे तरीके को बोलते हैं ग्राफिकल टेस्टिंग। ग्राफिकल टेस्टिंग का थोड़ा सा यूटिलाइजेशन अभी आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ग्राफ बनाना नहीं आता होगा, क्योंकि 11th क्लास में भले ही पढ़ाया गया है ग्राफ, लेकिन नहीं ध्यान रहता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन जब ग्राफ हम धीरे धीरे आगे जब पढ़ेंगे तो ग्राफ के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्ड होगी, तो वहां से भी यूजफुल होगा। ठीक है, तो टेस्टिंग ऑफ फंक्शन, देखो टेस्टिंग ऑफ फंक्शन के अंदर, टेस्टिंग ऑफ फंक्शन में ये हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि जब हम काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ फंक्शन जब हम पढ़ने वाले होंगे, तो वहां पर भी जब टेस्टिंग ऑफ काइंड फंक्शन की आएगी, तब हमारे लिए ये ग्राफिकल अप्रोच यूजफुल होगा। ठीक है, कि भाई अगर मान लो वहाँ फंक्शन बोला गया है कि भाई एक फलाना टाइप का फंक्शन है और इसके 1 1 ऑन 2 होने के बारे में बात करो। ठीक है, तो वहाँ पर ये टेस्टिंग हमारे काम आएगी, क्योंकि अगर हम वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे तो हमें पहले ये चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी ये फंक्शन है भी या कि नहीं है। ठीक है ना, तो टेस्टिंग ऑफ फंक्शन के बारे में, ग्राफिकल अप्रोच के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन, कोई रिलेशन फंक्शन है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए मैं उसका ग्राफ बनाऊं, और ग्राफ में अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, जिसे वर्टिकल लाइन टेस्टिंग बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। वर्टिकल लाइन टेस्टिंग इसलिए बोलते हैं कि भाई मेरे पास जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा या जो भी रिलेशन मुझे दिया हुआ होगा, उस रिलेशन का कर्व ड्रॉ करके मैं अगर वर्टिकल लाइन ट्रेस करूंगा तो वो एक यूनिक पॉइंट पे कट करनी चाहिए। जैसे सपोज मान लो हम लेते हैं y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू मॉड ऑफ y, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने 4 ग्राफ यहाँ ड्रॉ किए। तो देखो फर्स्ट ग्राफ के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ये ग्राफ होता है। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, पैराबोला वाले चैप्टर पढ़ के आए हैं। ठीक है, थर्ड ग्राफ के बारे में अगर बात करता हूँ तो फंक्शन किस तरीके का है, ये फंक्शन है, ये ग्राफ है, और फोर्थ वाले का ग्राफ जो होगा वो इस तरीके का होगा, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग के बारे में जब बात करते हैं, देखो इनमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, इसको टेस्ट करने की सिंपल सी चीज वर्टिकल लाइन टेस्टिंग बोला है। इसका मतलब क्या है कि हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि अगर मैं इस कर्व के अंदर कहीं पर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर अगर एक यूनिक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है
तो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। ठीक है, तो देखो अगर इस ग्राफ के अंदर मैं कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, कहीं पर भी, तो एक लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली ग्राफ को। ठीक है ना, तो एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ भी देखो यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो जिन जिन कर्व के अंदर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो फंक्शन नहीं है, और जहाँ पर सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है वो फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन है, बट दीज आर नॉट फंक्शन, दीज आर रिलेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम स्टार्टिंग में कसम खा के आए थे कि भाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, तो यानी कि सेट ए के एक एलिमेंट को देने पर मेरे पास क्या होना चाहिए, एक ही आउटपुट होना चाहिए, यानी कि एक इनपुट देने पर एक आउटपुट। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की, तो एक इनपुट देने पर क्या आ रहा है, एक आउटपुट आया। यहाँ पर भी देखो एक इनपुट देने पर एक आउटपुट आया है, लेकिन यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक सेम इनपुट मैंने दिया है, एक लाइन है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नंबर क्या, देखो एक इनपुट देने पर मेरे पास क्या है, 2 आउटपुट आए। ठीक है, और यहाँ पर भी एक इनपुट देने पर 2 आउटपुट्स आए, इसीलिए फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक रैंडम कर्व ड्रॉ करके हम देख सकते हैं कि भाई वो फंक्शन होगा कि नहीं। भाई ये तो चलो ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना आता तो नहीं आता, या फिर हमें कर्व दिया हुआ हो और उसमें टेस्ट करना हो कि भाई फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखो सपोज मान लो ये कर्व तुम्हें दिया हुआ है, एक रैंडम कर्व मैंने बनाया, देखो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अब कुछ पॉइंट पे, यानी कि मैं अगर सपोज मान लो यहाँ कट करता हूँ, तो यहाँ कट करने पे क्या हुआ, एक पॉइंट आया, सीधी सी बात है भाई इस पॉइंट पर एक ही इमेज आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो इस पे क्या हो गया, देखो ये इनपुट देने पर मेरे पास कितने आउटपुट आ गए, 1 2 3 आउटपुट मेरे पास आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये फंक्शन नहीं है। ओवरऑल जितने फंक्शन, देखो लास्ट प्रीवियस 2 जो ग्राफ मैंने यहाँ बनाए हुए थे, उन दोनों ग्राफ के अंदर मैं कहीं भी लाइन ड्रॉ करता एक ही पॉइंट आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर 1 पॉइंट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर 1 पॉइंट आता है, लेकिन इन जगहों पर क्या हो गया, इन पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा, मोर देन 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा वर्टिकल लाइन टेस्टिंग समझ में आ गया होगा इस ठीक है, अब फंक्शन के अंदर आगे बढ़ते हैं। देखो फंक्शन के अंदर हमने जो बात कर चुके हैं, अब तक हम टेस्टिंग ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, फंक्शन क्या है इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको, हम फंक्शन को यूटिलाइज किस तरीके से, फंक्शन है क्या चीज। तो फंक्शन जो स्टार्ट होता है, देखो अभी हम ए और बी 2 सेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन जितना भी हम फंक्शन यहाँ पढ़ने वाले हैं, जितने भी फंक्शंस के बारे में डिटेल में यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो सारे फंक्शंस क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ कि फंक्शन जो है वो रियल नंबर को फॉलो करता है, रियल नंबर के बाहर नहीं जाता है। ठीक है ना, यानी कि जितना भी फंक्शन हम पढ़ेंगे वो रियल नंबर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन। ठीक है, भाई रियल फंक्शन है तो रियल सेट हो गया। ठीक है ना, सेट पर पढ़ के आए ना हम, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स हम पढ़ते हैं, उसमें से स्टैंडर्ड सेट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, रियल नंबर सेट। यानी कि एक फंक्शन जो है वो आर टू आर कैपिटल आर जो यूज करेंगे हम, वो कैपिटल आर यूज कर रहे हैं किसके लिए, रिलेशन के लिए, सॉरी रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि इस रियल नंबर में से कुछ पार्ट हम यूटिलाइज करेंगे, डोमेन जो रहेगा वो रियल पार्ट में से रहे, लेकिन इस रियल पार्ट के बाहर नहीं जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में नहीं आता। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही आ गई हमारे लिए कि जब मैं डोमेन के बारे में बात करूंगा तो डोमेन सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर को ही फॉलो कर सकता है। और जब मैं रियल नंबर के बारे में बात करता हूं तो बचपन से तुम पढ़ के आ रहे हो कि रियल नंबर जहां भी बात होती है वो एक रियल नंबर लाइन होती है, जिसके अंदर एक पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं 0। ठीक है, इस तरफ वाला जो पोर्शन होता है उसे हम पॉजिटिव से बात करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन होता है उसे हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, 0 के राइट हैंड वाला पॉजिटिव होता है, इधर वाला नेगेटिव होता है। इस तरफ माइनस इन्फिनिटी से डिनोट किया जाता है और इधर इन्फिनिटी से डिनोट किया जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अनडिफाइंड टर्म है, इसलिए इस आर में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। यानी कि हम जब भी हम बात करते हैं रियल नंबर सेट के बारे में, तो रियल नंबर सेट के लिए हम क्या लिखते हैं, आर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यानी कि जो रियल नंबर आर का मीनिंग है वो मीनिंग ये है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल को यूज हम यहाँ कर रहे हैं, तो ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या हो गया कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों ही पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ओपन ब्रैकेट हम पढ़ के आए जब हमने 11th क्लास के अंदर इन चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में बात की थी। ठीक है,